हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और चलिए फिर से सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, कार फलन और देहली आवृत्ति में क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना होता है तो कहीं ना कहीं उसको ऊर्जा लगती है और उसी ऊर्जा को हम धातु का कारफलन कहते हैं। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, इस धातु का प्रकाश वैद्युत का कारफलन कहते हैं। मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना चाहते हैं तो जो ऊर्जा देंगे हम उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्यफलन कहते हैं। देहली आवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों, हमारी एक निश्चित आवृत्ति जिससे कम होने पर, यानी जैसे प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति होगी जिस आवृत्ति पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, लेकिन यदि उस आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होती है तो फिर प्रकाश किरणों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता। तो मतलब एक निश्चित आवृत्ति हुआ वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, वो हमारा देहली आवृत्ति कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके भैया खाने की क्षमता 10 रोटी है, मतलब 10 से यदि कम है तो आपका पेट नहीं भरेगा, तो आपका वो देहली ऊर्जा है। मतलब देहली कहने का मतलब एक प्रकार से क्षमता, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होगी तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकेगा। यही चीज बताया गया कि वह न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं जिससे कम आवृत्ति होने पर विकिरण द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, उसे हम बोलते हैं बच्चों देहली आवृत्ति। कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इसमें है ही कुछ नहीं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। एक तापानिक उत्सर्जन, मतलब ताप दें, गर्म करें तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है बच्चों। दूसरा जो हमारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश किरणें पड़े तो वहां से उत्सर्जित हो सके। क्षेत्र उत्सर्जन मतलब विद्युत धारा लगा दें। द्वितीयक उत्सर्जन। इस प्रकार से टोटल 4 हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार हैं। तो यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने की परिघटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इस 4 प्रकार होते हैं, तापानिक, प्रकाश विद्युत विसर्जन, उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जक और द्वितीयक उत्सर्जक। ये चीज है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, किसी धातु की सतह से प्रकाश किरणें आपतित हो तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति की प्रकाश किरणें यदि आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके 4 नियम है। पहला है, दी गई धातु और आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब यहां कहने का मतलब यह हुआ कि जितना भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो आवृत्त विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा भैया कि दी गई या आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ये पहले भी बता दिया कि भाई साहब किसी भी धातु पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण की एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, यदि उससे कम आवृत्ति है तो फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता, अर्थात उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति के ऊपर उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, आपतित होती है जैसे ही प्रकाश किरण वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। ये चीज है बच्चों, जैसे ही प्रकाश किरण किसी धातु की तात्क्षणिक मतलब तुरंत धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित हुई उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, यह तात्क्षणिक प्रक्रिया है। विकिरण की द्वितीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। विकिरण की द्वितीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। विकिरण की द्वितीय प्रकृति यह है कि भाई जो हमारा विकिरण है वो तरंग की भांति और कुछ परिघटना में कण की भांति व्यवहार करता है, यही विकिरण की द्वितीय प्रकृति है। विकिरण कुछ समय कण की भांति और कुछ समय तरंग की भांति काम करता है, इसलिए बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीयक प्रकृति या द्वितीय प्रकृति। तापानिक उत्सर्जन से आपका क्या अभिप्राय है। तापानिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु के कौन कौन से गुण होने चाहिए। तापानिक मतलब ताप दें, गर्म करें। किसी धातु की सतह से हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना चाहते हैं तो गर्म कर दें। गर्म करने का माध्यम चाहे विकिरण हो चाहे अन्य माध्यम हो। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तो पहले भी पता है ना कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन निम्न प्रकार से होते हैं। तापानिक उत्सर्जन, बोला ही है ना, तापानिक उत्सर्जन। किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उससे
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ज्यों ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा धातु के कार्यफलन से अधिक हो जाता है तो धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। इस परिघटना को हम तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। कुल मिलाकर के किसी धातु को हम गर्म करते हैं, गर्म होने से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु की सतह पर, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और भैया उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की परिघटना को हम बोलते हैं तापानिक उत्सर्जन। इसमें कुछ है नहीं है, आगे बढ़ते हैं, बात की बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो जरा, द्रव्य तरंग की विशेषताएं बताओ। द्रव्य तरंगे केवल गतिमान कण से संबंध होता है। द्रव्य तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है। ये विशेषताएं हैं। दो भूला है ना भाई। डी ब्रागली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं है। क्यों नहीं है? डी ब्रागली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण से एक तरंग संबंध होता है जिसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं। डी ब्रागली तरंग भी कहा जाता है। इनकी विशेषताएं केवल गतिमान कण के लिए संबंध रखता है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता। देखो भाई, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। फोटो सेल का नामांकित चित्र बनाकर उसके कार्यविधि को समझाइए। फोटो सेल का मतलब ये होता है जब धातु की सतह पर मान लीजिए प्रकाश किरणें आपतित होगी, इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगेगा, धारा बहने लगती है। बहुत ही सिंपल है कि यहाँ से उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें डाली गई और भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होगा तो कहीं ना कहीं फ्लो होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा है, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपका दिख रहा है क्षारीय धातु है, यहाँ पे ये दिख रहा है। जब यहाँ पर प्रकाश किरणें आपतित होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर यहाँ पर जाएगा और फ्लो होने लगेगा। और इस सतह का संबंध देखो जरा, यहाँ पर है आपका ये कैथोड है ना, और ये आपका एनोड है। ठीक है, तो कैथोड से निकला और एनोड की ओर गया और परिपथ में धारा बहने लगती है। प्रकाश किरणें आपतित हुई, ये जो हमारा कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड पर गया। जैसे देखो, मैं यदि आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना चाहूँ, देखिएगा थोड़ा सा, कि मान लीजिए हमारा ये एक ऐसा प्लेट है जो कि कैथोड है। ये क्या है? कैथोड है। और इसके बाजू में बच्चों हमारा एनोड लगा है। ठीक है, एनोड लगा है। प्रकाश किरणें यहाँ आई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित हुआ एनोड के पास गया और इधर हमारा एक विद्युत परिपथ है, ये प्लस माइनस सेल है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस, ऐसा। तो अब भैया जब तक ये परिपथ पूर्ण नहीं है तो धारा कहाँ से प्रवाहित होगा? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रकाश किरणें आपतित किए, इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित हुआ, यहाँ पे पहुंचा और धारा बहने लग जाती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे ना। ये होता है हमारा क्या? फोटो सेल। इस सेल में कांच का एक प्रकाश संवेदी धातु का लेप कैथोड का कार्य करता है। यहाँ पे जो साइड में लिखा है कैथोड का कार्य करता है। बल्ब के बीच में धातु का एक वृत्ताकार एनोड लगा रहता है। ठीक है, जब कैथोड पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड की ओर चलने लगते हैं, जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है। वही चीज जो मैं समझा रहा हूँ। वैद्युत परिपथ में एक स्विच की भांति उपयोग हम इसका करते हैं। एक स्विच की भांति चलचित्रों में प्रयोग करते हैं और प्रकाश तीव्रता के मापन में इसका प्रयोग करते हैं। देखो भाई, निरोधी विभव किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आपतित वह ऋणात्मक विभव, प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। द्रव्य तरंग के दो गुण लिखो। द्रव्य तरंग केवल गतिमान कण के लिए होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, देखो बच्चों यहाँ से। ठीक है, ये पहले भी हमने आपको करा दिया है। तो फटाफट हम रिवीजन करा रहे हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, परमाणु और नाभिक में। यहाँ पे आपको पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको मैं पहले भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया? स्वर्ण पत्र लिया और उसमें अल्फा कण की बौछार की। एक स्वर्ण पत्र लेकर के अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाती हैं, कुछ अल्फा कण विचलित हो जाती हैं और कुछ अल्फा कण ये विचलित हो गई है ना, कुछ सीधे निकल गई और कुछ अपने मार्ग से वापस आ गई। 3 निष्कर्ष निकाला था भाई। खोखला होने के कारण सीधे जाती हैं, धनावेश होने के कारण ये विचलित हो जाती हैं और बच्चों यहाँ पर ठोस होने के कारण वापस लौट जाती हैं। ये निष्कर्ष है। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किससे नहीं बनता यार? हर एक व्यक्ति से बनता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। इस पर बढ़िया मैंने स्वर्ण पत्र पर एक अच्छा से प्रायोगिक समझाया है, आप लोग उसे अध्ययन जरूर कर लें। यदि हम अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि यदि अल्फा कण का प्रकीर्णन स्वर्ण पात्र झिल्ली में रखा जाता है क्यों?
ऐसा यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अल्फा कणों का जब प्रकीर्णन कराते हैं कि स्वर्ण पत्र का पतला पन्नी लेते हैं क्यों? अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त पत्र को एकदम पतला होना चाहिए ताकि अल्फा कण का प्रकीर्णन एक ही टक्कर के कारण हो। इसके साथ ही पत्र के नाभिक को भारी होना चाहिए ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो। स्वर्ण में उपयुक्त दोनों गुण होते हैं तथा स्वर्ण का बारीक पत्र आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए स्वर्ण पत्र का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल किससे नहीं बनता है? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल बनता है। अरे भैया, थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु एक गोलाकार भाग है ना, और जिसका जो समस्त धनावेश केंद्र नाभिक में रहता है, और संपूर्ण भाग पर जिस प्रकार से मान लीजिए कि तरबूज के संपूर्ण गूदे में आपके दाने धसे रहते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यही तो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु प्लम पुडिंग का मॉडल कि मतलब एक गोलाकार भाग है, संपूर्ण द्रव्यमान के मध्य में इलेक्ट्रॉन गुथे होते हैं, मतलब गुथे रहते हैं अर्थात धसे होते हैं। जिस प्रकार से हमारे तरबूज के बीच में दाने धसे रहते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के गोलाकार द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ये हमारा प्लम पुडिंग मॉडल है। इसका एक डायग्राम भी है, आप लोग पढ़ लेना। बोर के परमाणु मॉडल की अभी परिकल्पनाएं यहाँ पर दिया है कि भैया आप परिकल्पना तैयार कर लो। ये आप लोग 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, शायद उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे कि पहला नंबर है परमाणु का समस्त द्रव्यमान समस्त धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक धनावेश के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन की वृत्तिगत के लिए अभिकेंद्री बल देता है। पहला नंबर क्या बताया कि समस्त द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक में रहता है, और जो भी नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है जो अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों संभव कक्षाओं में नहीं घूमते अपितु कुछ विशिष्ट कक्षा में घूमते हैं। चौथा नंबर था स्थायी कक्षाएं वो कक्षाएं होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणज में होता है बच्चों, ये चीज है। ठीक है, तो ये बोर का परमाणु मॉडल भी आप लोग तैयार कर लें। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जैसे क्वेश्चन दे दो तो बोलते सर आंसर भी दीजिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ क्वेश्चन तो उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार कर रहे होंगे। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग एक बार सुपरफास्ट रिवीजन कर लेना इन ऑब्जेक्टिवों को बच्चों। शाम तक में मैं ऑब्जेक्टिव भी इनका करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग बने रहें और बेहतर रूप से तैयारी करते रहें। इसके पहले भी हमने जो वीडियो दिए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। शिव कोचिंग क्लासेस में जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना है ताकि आप लोगों की तैयारी विधिवत हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।